प्यारे बच्चों, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी सूचनाएं, इनके नोटिफिकेशंस आपको निरंतर मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जैसे ही दबाएंगे सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और सब्सक्राइब होते ही आप उसको छोड़ दें, दोबारा से न दबाएं। फिर उसके बाद लाइक का अंगूठे का बटन मिलेगा, आप उसको लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो लेसन की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो साइड में घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि सजीवों के लिए भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और भोजन के बारे में हमने इसी कक्षा के पहले पाठ में पढ़ा कि भोजन हमें पादप और जांतव यानी पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से प्रमुख रूप से दो स्रोतों से प्राप्त होता है। और जो पेड़ पौधों का भोजन ग्रहण करते हैं उन जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहा जाता है, और जो केवल दूसरे जीव जंतुओं का मांस खाते हैं उन जीवों को मांसाहारी जीव कहा जाता है। और जो जीव जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। गाय, भैंस, बकरी, खरगोश इत्यादि शाकाहारी जीवों के उदाहरण हैं, और बाघ, चीता, शेर इत्यादि ये मांसाहारी जीवों के उदाहरण हैं। और कुत्ता रोटी भी खा लेता है और दूसरे जीव जंतुओं को भी। इसी प्रकार से बिल्ली, चिड़िया, मानव इत्यादि ये सर्वाहारी जीवों के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, भोजन के बारे में बहुत सी जानकारियां हम जान चुके हैं, लेकिन क्या हम सभी जो मनुष्य भोजन लेते हैं वह एक जैसा होता है? आप देखिए, आपकी पाठ्यपुस्तक के इस पाठ में एक सारिणी दी गई है 2.1। उसमें विभिन्न प्रांतों के निवासी जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसके बारे में एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे पंजाब के लोग मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं, सरसों का साग लेना पसंद करते हैं, साथ में दही, मट्ठा, चावल लेना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर हम गेहूं की रोटी, साथ में हमारे मौसमी फल, सब्जियां इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन साथ में दूध, दही, घी का प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में समुद्र के किनारे जो प्रांत बसे हुए हैं वहाँ समुद्री जीव जंतुओं का, मछली आदि का सेवन किया जाता है भोजन में। अगर हम इस सारी प्रांतों की भोजन व्यवस्था की तुलना करें, विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि इसमें एक विशेष पैटर्न है, एक विशेष व्यवस्था है। वह व्यवस्था क्या है? आप अगर तुलना करेंगे तो पाएंगे कि कहीं भी किसी प्रांत का, कहीं का भी मनुष्य हो, वहाँ का निवासी हो, वो अपने भोजन में एक अनाज का प्रयोग अवश्य करता है। वो अनाज गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, मक्का हो सकता है या कुछ और। इसी प्रकार से हमारी वहाँ उस स्थान के अनुरूप मौसम के अनुसार मिलने वाली सब्जियों का प्रयोग करता है। उसके भोजन में दालें, मांस या जीव जंतुओं का एक उत्पाद अवश्य मिलता है। ऐसा क्यों है? प्यारे बच्चों, ये भोजन की व्यवस्था एक बहुत लंबी सोची समझी एक व्यवस्था का परिणाम है। यह बहुत वैज्ञानिक है। इसमें क्या होता है, अगर हम भोजन के घटकों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे भोजन में प्रोटीन होते हैं, हमारे भोजन में वसा होती है, हमारे भोजन में खनिज लवण होते हैं, रुक्षांश होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जल आदि होते हैं। और इन सब की समुचित व्यवस्था भोजन के माध्यम से होती रहे, इसलिए हमारी खाने पीने की परंपराएं उस क्षेत्र विशेष में उसी अनुसार विकसित हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों,
ये भोजन के घटक क्या क्या इनका उपयोग है, ये हमारे भोजन में किस प्रकार से पहचाने जा सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमारे भोजन का प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और इसीलिए हम भोजन में अनाजों का प्रयोग करते हैं। अनाज से अभिप्राय जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कुछ सब्जियों में आलू, चुकंदर, शलगम, शकरकंदी आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसी प्रकार से जिन फलों के अंदर मिठास होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की एक विशेष पहचान है, यह खाने में हमें कुछ मिठास प्रदान करता है। इसलिए जिस भी फल में, जिस भोजन में हमें मिठास आए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। आप कार्बोहाइड्रेट की पहचान अपनी प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। उसका एक बड़ा सरल सा प्रयोग है। टिंचर आयोडीन का नाम आपने सुना होगा। कभी अगर चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमारे घावों पर पट्टी करने के लिए उस पट्टी को कीटाणुनाशक घोल में डुबोता है, फिर हमारे घाव के ऊपर लगाता है। आपने ध्यान दिया होगा, काले भूरे से रंग की इस प्रकार की एक दवाई में पट्टी को डॉक्टर भिगोता है, वह टिंचर आयोडीन है, यानी आयोडीन। उसी आयोडीन के माध्यम से हम हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट तत्व की पहचान कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, एक सामान्य सा प्रयोग है। हम टिंचर आयोडीन, जो आयोडीन होती है, उसका एक तनु विलयन तैयार करेंगे, तनु घोल तैयार करेंगे। उसका मूल रंग पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आयोडीन की ये जो बोतल है इसका गहरा रंग है, हमें पता नहीं चलेगा कि घोल का रंग कैसा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब हैं और इसमें पानी भरा हुआ है। तो आयोडीन घोल का रंग कैसा होता है, एक ड्रॉपर से हम उसके रंग की जांच करने के लिए कुछ बूंदें इसके अंदर मिला देंगे। देखिए, आप सहजता से देख पा रहे हैं, आयोडीन विलयन का घोल हल्का भूरा होता है। देखिए, कुछ हो सकता है आपको पीला पीला दिखाई दे रहा हो, ये पानी मिला हुआ तनु विलयन है। अगर इसमें हम और मिला देंगे तो और भूरा हो जाएगा। ये रंग होता है हमारा आयोडीन का। प्यारे बच्चों, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मुख्यतः शर्करा और मंड के रूप में पाया जाता है। अब जो हम टेस्ट करने वाले हैं उससे हमें भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मंड रूप की पहचान का पता चलेगा। आइए करते हैं आयोडीन टेस्ट। मेरे पास ये 4 स्लाइड हैं और मैं इनके ऊपर हमारे भोजन में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होने वाले भोजन के घटक को रखूँगा। स्लाइड का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं कागज़ के ऊपर रखता तो कागज़ भी कुछ अभिक्रिया कुछ कर सकता है। मैं उसके अंदर घोल डालूँगा, उसके साथ रासायनिक क्रियाएं हो सकती हैं, तो वह गल भी सकता है। इसलिए देखिएगा, ये मेरे पास हमारे भोजन में प्रयोग किए जाने वाला आटा, पहली स्लाइड पर इसका रंग देखेंगे आप कैसा है। आटा सफ़ेद रंग का होता है, गेहूं का आटा। और आयोडीन विलयन का रंग मैंने कैसा बताया था, हमारा भूरा। देखिए, ड्रॉपर से मैंने केवल एक बूंद ये आयोडीन विलयन की यहाँ पर डाली, इसका रंग भूरा। अब मैं एक आटे के ऊपर आयोडीन विलयन की बूंदें डालता हूँ,
और हमें इसमें होने वाले रंग के परिवर्तन को देखना है। देखिएगा ये कैसा हो गया। ये रंग था भूरा, हमारे आटे का सफ़ेद। अगर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती तो ये रंग भूरा रहना चाहिए था, लेकिन यह काले रंग में परिवर्तित हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आयोडीन विलयन, आयोडीन के घोल की बूंदें किसी भोजन के घटक पर डालने से उसका रंग गहरा नीला या काला हो जाए तो वह भोजन के घटक में स्टार्च की, मंड की, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे सिद्ध होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इस सामान्य से प्रयोग से हम हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांच सकते हैं। अब देखिएगा, एक छोटा सा प्रयोग और करके देखते हैं। मेरे पास एक ये आलू है और मैं आलू की स्लाइस, आलू के 2 टुकड़े लेता हूँ। इसी प्रकार से आलू के ऊपर हम प्रयोग करके देखेंगे। देखिएगा, ये दूसरी स्लाइड, इसके ऊपर आलू रखा हुआ और इसमें आलू का रंग भी कैसा है, सफ़ेद। और यहाँ भी मैं तुलना के लिए एक जगह इस स्लाइड पर मैंने आयोडीन घोल का कुछ बूंदें डाल दी। ये हल्का भूरा, ये आलू की स्लाइस, आलू का टुकड़ा, इसका रंग सफ़ेद, और इसके ऊपर मैंने आयोडीन घोल की बूंदें डाल दी। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ क्रियामंद है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा भूरा, ये सफ़ेद, और ये आलू की स्लाइड, आलू की स्लाइस, आलू का टुकड़ा जिस पर हमने आयोडीन घोल की बूंदें डाली, इसमें धीरे धीरे देखिए काले रंग में ये परिवर्तित होता जा रहा है। यह क्रिया थोड़ी धीमी है। आटे में डालते ही गहरा काला रंग हुआ था, इसमें धीरे धीरे हो रहा है। इसका अभिप्राय आलू में भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। देखिएगा, मेरे पास ये प्याज, इसी प्रकार से प्याज के 2 टुकड़े मैं यहाँ पर रखता हूँ, 2 स्लाइस, और इसमें रंग के परिवर्तन को आप महसूस करेंगे। देखिए, प्याज के 2 टुकड़े हैं हमारे पास, और ये हमारा मूल रंग आयोडीन के घोल का, इस टुकड़े पर हमने नहीं डाला और इसके ऊपर डाल दिया। इसमें देखिए क्या कुछ परिवर्तन हुआ। प्याज के टुकड़े के अंदर आयोडीन घोल का रंग नहीं बदल रहा है, केवल कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वो रेखा केवल बीच में आयोडीन घोल के जाने की है, हमारी प्याज के छिलके की परतों के बीच में, लेकिन काला रंग नहीं है, जिस प्रकार से आलू के टुकड़े के अंदर हुआ था। इसका अभिप्राय प्याज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होती या बहुत कम होती है। और इसी प्रकार से भोजन के एक और घटक को देखते हैं। देखिएगा, मेरे पास एक ये खीरा, खीरा के 2 टुकड़े मैं लेता हूँ और इसमें तुलना करते हैं। आयोडीन का घोल हमारा क्या प्रभाव डालता है। आयोडीन के घोल का रंग, ये स्लाइड पे देखिएगा, ये बिना आयोडीन के घोल का खीरे का टुकड़ा और ये आयोडीन के घोल के साथ। इसमें देखिए कोई परिवर्तन आता है कि नहीं। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, जैसा हमारा आयोडीन का घोल था वैसा ही है। इस प्रकार हम पाते हैं आटे में आयोडीन घोल का रंग बदला, आलू के टुकड़े के ऊपर आयोडीन घोल का रंग बदला, प्याज पर नहीं बदला, खीरे में नहीं बदला। इसका अभिप्राय हमारा आटे में कार्बोहाइड्रेट है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, प्याज में नहीं है, खीरे में नहीं है। इसी प्रकार से भोजन के कुछ और घटकों पर भी हम प्रयोग करके
जांच सकते हैं कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है कि नहीं। आइए हम कुछ और घटकों को जांचते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पास ये चावल है, इसमें कुछ चावल साबुत और कुछ कुटा हुआ है। अब इसके ऊपर देखते हैं आयोडीन घोल का प्रभाव कैसा रहता है। आयोडीन घोल को मैं कुटे हुए चावल के ऊपर डालता हूँ। देखिए बिल्कुल सफ़ेद रंग का है ये, और लेकिन घोल डालते हैं तो क्या होगा, देखिए ये भी धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित होने लगा है। इसका अभिप्राय चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि आयोडीन घोल के माध्यम से हम हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जांच कर सकते हैं। कुछ घटकों की जांच हमने प्रयोग के द्वारा यहाँ करके देखी, कुछ की आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें एक ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जिन रसायनों का प्रयोग हम जांच के लिए या परीक्षण के लिए करते हैं वो कुछ घातक या विषैले हो सकते हैं। इसलिए हमें हमारे शिक्षक की देखरेख में ही ऐसे प्रयोग करने चाहिए, या कभी भी ऐसे रसायनों को बिना शिक्षक की अनुमति के, जानकारी के छूने की, निगलने की, चखने की, सूंघने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस सावधानी को हमें ध्यान रखना है। और अब हम चर्चा करते हैं भोजन के दूसरे प्रमुख घटक प्रोटीन के बारे में। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, उसी प्रकार से प्रोटीन भी हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी कोशिकाओं की टूट फूट को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक घटक है। अगर हम समुचित मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी वृद्धि उससे प्रभावित हो सकती है। तो हम कैसे जानेंगे हमारे भोजन में प्रोटीन है कि नहीं? इसके लिए भी इसी प्रकार से हमें कुछ रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो रसायन हमारे आसपास सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। तो प्रोटीन की जानकारी के लिए हमें जिन रसायनों की ज़रूरत होती है उनमें एक प्रमुख है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का नाम सबने सुना होगा। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा हमारे आसपास की दुकानों पर उपलब्ध होता है, और कुछ घावों में वो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आयोडीन कीटाणुनाशक था, उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट यानी नीले थोथे में भी कीटाणुनाशन का गुण होता है। और यह देखिएगा हमारे लैब में इस प्रकार से उपलब्ध है डब्बों के अंदर। और इसी प्रकार से यह देखिए, इसका नाम जैसे आम बोलचाल का नाम है नीला थोथा, यानी यह कुछ नीले हरे से रंग का होता है। और मैंने पकड़ा कैसे है, तो ये नीला थोथा है। इसके हम घोल का प्रयोग करेंगे। और इसका घोल कैसे बनता है प्यारे बच्चों? हमारी प्रयोगशाला में माप करने वाले जार का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर चिन्ह अंकित होते हैं 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। तो हमें क्या करना है, 100 मिलीलीटर पानी में लगभग 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाना है, और उसके अंदर डाल करके मिलाएंगे। कैसे? उसको छोड़ दिया, फिर हाथ से नहीं मिलाएंगे, इसके लिए एक विडोलक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का उसको मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें एक कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का घोल मिलता है। ये हम ड्रॉपर में भर लेते हैं ताकि सहजता से, आसानी से जिस भी भोजन के घटक पे हमें जिस मात्रा में डालना हो उतना ही डाला जा सके। लेकिन प्रोटीन एक ऐसा यौगिक है, जटिल यौगिक है, इसकी पहचान केवल एक कॉपर सल्फेट के घोल से नहीं होगी। उसके लिए हमें एक घोल और तैयार करना पड़ेगा। वो घोल होता है कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा भी हमारे आसपास सहजता से उपलब्ध हो जाता है। कास्टिक सोडा के बारे में एक सावधानी आपको फिर दोहराना चाहूँगा। कास्टिक सोडा हमारी
त्वचा में जलन पैदा कर सकता है, खारिश पैदा कर सकता है, उसको हाथ से बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। तो उसी प्रकार से 100 मिलीलीटर जल लेकर के कास्टिक सोडा लिया, और कास्टिक सोडा ठोस रूप में मिलता है, वह उसको भी, और कास्टिक सोडा देखिएगा ऐसे, इसको इस घोल के अंदर लगभग 10 ग्राम, 100 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम हमें मिलाना है बिना छुए। आप स्पून का प्रयोग कर सकते हैं या किसी और तरह से उसको निकाल करके लगभग 10 ग्राम हमें पानी में मिलाना है। ये कास्टिक सोडा विलयन तैयार हो जाएगा, इसको छूना नहीं है। और दूसरा, यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसको मिलाएंगे तो ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर असावधानी रखेंगे तो हमारा हाथ भी जल सकता है। और इसको भी इसी प्रकार से हम सावधानी से ड्रॉपर में भर लेंगे, और यह पानी हमारा पारदर्शी सफ़ेद होता है, पानी पारदर्शी सफ़ेद होता है, और सफ़ेद ही इसमें हमने कास्टिक सोडा, हमने रसायन मिलाया था, तो यह भी हमारा सफ़ेद पारदर्शी घोल ही तैयार होगा। तो हम प्रोटीन की जांच के लिए इन 2 घोल का प्रयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट हल्के नीले और हल्के हरे से मिश्रित रंग का, और पारदर्शी पानी के जैसा कास्टिक सोडा का घोल। इसके लिए प्रयोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। भोजन का एक प्रमुख घटक है प्रोटीन, जिसके बारे में अभी आपको बताया। हमने प्रोटीन की जांच के लिए इन 2 रसायनों को तैयार किया। ये हमारा ड्रॉपर में डाला हुआ कॉपर सल्फेट विलयन, और दूसरा एक पारदर्शी विलयन है, ये है कास्टिक सोडा का घोल। तो भोजन के जिस घटक में हमें प्रोटीन की उपस्थिति की पहचान करनी होगी, उसके ऊपर हम इसकी बूंदें डालेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक पनीर का टुकड़ा है, और मैं उसी प्रकार से एक पनीर के टुकड़े की स्लाइस, एक टुकड़ा इधर डाल देता हूँ, जिसके ऊपर हमने टेस्ट नहीं किया। देखिए, 2 टुकड़े हैं, एक के ऊपर हम प्रयोग करेंगे और एक को तुलना के लिए यहीं छोड़ देंगे। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट विलयन, इसकी कुछ बूंदें एक टुकड़े के ऊपर डाल दी। देखिएगा, 2 बूंदें डाल दी, और जैसा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है, हल्का हरा आसमानी, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल वही रंग दिखाई दे रहा है। अब हम इसके ऊपर कास्टिक सोडा घोल की कुछ बूंदें डालते हैं, और फिर हम नोट करेंगे। देखिएगा, ये क्या हुआ, ये जामुनी रंग में परिवर्तित हो गया, जबकि हमारे दोनों ही जिन रसायनों का प्रयोग किया, किसी में जामुनी रंग नहीं था। इसका अभिप्राय, इसका भोजन के अवयव का जामुनी रंग में बदलना भोजन के इस अंग में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यह हमारा प्रोटीन का टेस्ट है। अगर ये जामुनी नीले रंग में परिवर्तित हो जाए तो इसमें प्रोटीन है, और नहीं परिवर्तित हो तो नहीं। पनीर में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और देखिए, बच्चे, मंगोड़ी जो एक सब्जी में प्रयोग की जाती है, ये किस चीज़ की बनती है, सोयाबीन की मंगोड़ी कहा जाता है। और सोयाबीन एक तरह की दाल है। देखिएगा, इस तरह के ये दाने सोयाबीन, और इससे ये मंगोड़ी बनती है। और इसके अंदर भी हम टेस्ट करके देखते हैं क्या प्रोटीन की उपस्थिति है। इस पर हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ बूंदें कॉपर सल्फेट की डाली, और रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल हल्का सा एक झलक सी आई हल्के हरे रंग की, वो कॉपर सल्फेट के घोल के कारण। और कास्टिक सोडा की जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ बूंदें डालूंगा, देखिए, ये भी क्या हुआ, ये भी गहरे जामुनी रंग में परिवर्तित हो गया।
मूलतः देखिएगा जो मंगोड़ी जिस पर हमने कोई प्रयोग नहीं किया वो किस रंग की है, और जिस पर हमने कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की बूंदें डाली वो जामुनी रंग में परिवर्तित हो गया। इसका अभिप्राय इसमें प्रोटीन है, और जिन घटकों में प्रोटीन नहीं होता उनमें ये परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अब एक और प्रयोग करके देखते हैं। मेरे पास मूंगफली के दाने हैं, और मूंगफली के दाने क्योंकि इनके ऊपर एक छिलका होता है और इससे तो उस रसायन अंदर जा कर के क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इनको कुछ कूट लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। उसी प्रकार से देखिए मूंगफली के दानों का चूरा, छोटे छोटे टुकड़े। अब इसके अंदर देखते हम प्रोटीन होता है कि नहीं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट के विलयन की कुछ बूंदें इनके ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद कास्टिक सोडा की बूंदें डालते हैं तो देखेंगे कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। और ये देखिए धीरे धीरे ये भी जामुनी रंग में परिवर्तित होने लगा। इसका अभिप्राय मूंगफली में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। जिस भोजन के अवयव में प्रोटीन नहीं होगा वहाँ यह रंग जामुनी रंग में परिवर्तित नहीं होगा। प्यारे बच्चों, दूध को पौष्टिक आहार माना जाता है। हम देखते हैं क्या दूध में हमारा जो पोषक तत्व प्रोटीन है उसकी मात्रा विद्यमान होती है या नहीं। ये दूध, और दूध को मैंने थोड़ा थोड़ा 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाल लिया। दूध का रंग कैसा, देखिए तीनों टेस्ट ट्यूब्स सफ़ेद। इसमें हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आयोडीन घोल की बूंदें डाली। दूध के रंग में कोई परिवर्तन। आयोडीन किसके लिए होता है आयोडीन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट के लिए। और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, दूध का रंग काला हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट है। इसमें दूध का रंग काला नहीं हुआ। इसका अभिप्राय दूध में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति आयोडीन घोल के माध्यम से नहीं जांची जा रही। अब हम इसके ऊपर प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने आयोडीन का घोल डाला। रंग में परिवर्तन, हल्का पीला, हल्का भूरा, जो आयोडीन का घोल केवल वही अंतर, काला या नीला नहीं हुआ। बीच वाली टेस्ट ट्यूब में देखिएगा मैं डाल रहा हूँ कॉपर सल्फेट का घोल, और ये जामुनी नहीं हुआ, केवल हल्का आसमानी जो कॉपर सल्फेट का था। लेकिन प्रोटीन की जांच के लिए हमें 2 रसायनों का प्रयोग करना होता है। ये कास्टिक सोडा डालते ही देखिएगा इसका रंग जामुनी परिवर्तित हो गया। इसका अभिप्राय दूध में प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूध पीजिए। ठीक है बच्चों, मूल रंग दूध का ये, और हमारा प्रोटीन टेस्ट के बाद कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के बाद ये जामुनी रंग परिवर्तित हुआ। इसका अभिप्राय दूध में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके बाद भोजन का एक प्रमुख घटक होता है वसा। वसा भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यह तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हमें
वसा से जो ऊर्जा मिलती है उसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा से अधिक होती है, लेकिन वसा से जो ऊर्जा मिलती है उसके मिलने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसलिए तत्काल हमें ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, और दीर्घकालिक अगर लंबे समय में ऊर्जा की आवश्यकता हो तो वसा एक अच्छा हमारा भोजन का घटक हो सकता है। हमारे भोजन के घटक में वसा की जांच हम कैसे कर सकते हैं, उसकी एक बिल्कुल बड़ी सी सहज विधि है। उसके लिए हमें किसी रसायन की आवश्यकता नहीं है। आप भोजन के किसी भी अवयव को, उसके अंदर अगर वसा की मात्रा जांचना चाहते हैं तो एक सामान्य कागज़ लें, टिश्यू पेपर ले सकते हैं, सफ़ेद कागज़ ले सकते हैं, उसके बीच में भोजन के उस घटक को दबाइए। अगर वह कोई फल या सब्जी है तो उसके अंदर चिकनाहट आ जाएगी। अगर वह कठोर अनाज है, दालें हैं, उसके अंदर वसा की जांच करनी है तो उसे कूटिए। अगर कागज़ पर चिकना धब्बा आए तो उसके अंदर वसा है, नहीं तो उसके अंदर वसा नहीं है। अगर गेहूं के दाने को ले करके इस प्रकार के कागज़ के बीच में रख करके हम कूटेंगे तो उसमें वसा यानी कागज़ पे चिकनाहट नहीं दिखाई देगी। लेकिन यही प्रयोग अगर हम मूंगफली के दाने को लेकर के करते हैं तो परिणाम अलग होगा। जैसे देखिए मेरे हाथ में ये कुछ मूंगफली के दाने हैं, इनको मैं इस कागज़ के बीच में रख करके कूटता हूँ। देखिएगा किस प्रकार के दाग आएंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये जो निशान हैं चिकनेपन के, ये वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसको मैं निकाल लेता हूं। ये देखिए, इसको महसूस कीजिए। ये निशान हमारे भोजन के उस घटक में वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। आप चने की दाल को कूट के देखेंगे तो ये निशान नहीं आएगा। सोयाबीन को कूट के देखेंगे तो आ जाएगा। सरसों के दाने करके देखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फल या सब्जी के साथ यह प्रयोग करेंगे, हमने खीरे का प्रयोग किया था, तो इससे भी कुछ निशान कागज के ऊपर आएगा, ये देखिए। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या यह वसा का निशान है? इस निशान के बारे में और वसा के निशान के बारे में अंतर को जांचने के लिए आप कुछ देर कागज को छोड़ दीजिए। जैसे ही कुछ समय बीतेगा ये निशान धीरे धीरे सूख जाएगा, कम हो जाएगा और वसा का निशान निरंतर बना रहेगा। जो कागज में निशान निरंतर बना रहे वह वसा है। जो केवल गीलापन दिखाई दे, चिकनाई न हो, थोड़ी देर में सूख जाए, वह हमारे भोजन के घटक में जल की उपस्थिति को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में जाना। हमने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जांच के क्रियाकलाप किए आयोडीन टेस्ट के माध्यम से। हमने भोजन के अंदर प्रोटीन की जांच के जो है क्रियाकलाप किए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल के माध्यम से, और हमने वसा की जांच के कुछ क्रियाकलाप किए। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ्य बिंदुओं को पढ़ें, दोहराई करें और अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय।